और राजस्थान की कला संस्कृति मैंने आपको सिलेबस लिखवा दिया था। फिर मैंने ये भी बताया था कल हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, वो पढ़ेंगे राजस्थान लोकगीत। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान लोकगीत। तो हम जब राजस्थान के लोकगीत पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जैसे कि गाइड वगैरह या नोट्स में पढ़ते हैं तो हमें सीधे सीधे देखने को मिलते हैं कि 100 के आसपास कुल लोकगीत होते हैं। कहाँ गाया जाता, किस क्षेत्र में गाया जाता, कब गाया जाता, या फिर उसकी कोई प्रमुख गायिका है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते। लेकिन वहां तक जाने से पहले लोकगीत के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो देखिए लोकगीतों के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग कथन कहे। क्या कहें? अपने अलग अलग कथन के गए, मतलब कि उनके अनुसार महत्वपूर्ण मत दिए गए। लोकगीतों के महत्वपूर्ण क्या दिए गए हैं? मत दिए गए हैं। और दूसरा आता है लोकगीतों की प्रकृति। क्या आता है? तो हम लोकगीत शुरू करने से पहले लोकगीतों के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। एक तो लोकगीतों के महत्वपूर्ण कथन तथा दूसरा आता है लोकगीतों से संबंधित प्रकृति। कथन जैसे की बात करूं मैं तो विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, अपने स्वविवेक से, अपने दिमाग से लोकगीतों की अलग अलग परिभाषा दे दी। ये मान लीजिए जैसे कि एक अपने विद्वान है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कह दिया लोकगीतों में नदियां गाती है, पर्वत गाते हैं, पहाड़ गाते हैं, फसलें गाती है। वहीं पर आपके महात्मा गांधी ने कह दिया लोकगीत तो जनता की भाषा और आपके संस्कृति के पहरेदार है। तो प्रश्न पूछ लेगा किस विद्वान ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार है? महात्मा गांधी। किस विद्वान ने कहा लोकगीतों में नदियां गाती है, पर्वत गाते हैं, पहाड़ गाते हैं? महात्मा गांधी। फिर दूसरा मत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकगीत तो जन समुदाय की आत्मा है। क्या है? तो प्रश्न पूछेगा कि किसने कहा कि लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था अरे लोकगीत तो हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। क्या है? लोकगीत तो हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। तो ये कहने वाले कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। तो किसने कहा लोकगीतों के कंधों पर बैठकर हमारी संस्कृति हम तक पहुंची है? तो ये कहने वाले आरसी शुक्ल। और किसने कहा था लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो सीधे सीधे हमें याद रखने। परीक्षा में इधर 4 कथन दे देगा, इधर 4 विद्वानों के नाम दे देगा, नीचे लिख देगा सुमेलित करो। तो अपने को ये 400-500 पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार के पॉइंट है जो आपकी गाइडों में या फिर नोट्सों में बहुत कम मिलते हैं। तो वही अलग चीज पढ़ेंगे तभी तो हम आगे रहेंगे। तो पहले मैं आपको ये कथन लिखवा देता हूँ, फिर इनकी प्रकृति समझाऊंगा अलग से। तो पहले आप हेडिंग लगाओ लोकगीत, हेडिंग लगा के लिखो महत्वपूर्ण कथन। हेडिंग लगा के लिखना महत्वपूर्ण कथन। लिखे हुए किधर? कहाँ पर? उधर वाला महत्वपूर्ण कथन लिखो। पहला पॉइंट, लोकगीतों में नदियां गाती है, लोकगीतों में नदियां गाती है, कोमा पहाड़ गाते हैं, पहाड़ गाते हैं, कोमा फसलें गाती है, फसलें गाती। किसका ये कथन? डैश लगा के लिखो महात्मा गांधी। डैश लगा के क्या लिखोगे? महात्मा गांधी। ओके। दूसरा पॉइंट, लोकगीत जनता की भाषा एवं लोकगीत जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार हैं। जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार हैं।
ये भी कहने वाले कौन है? तो डैश लगा के लिखो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। तीसरे पॉइंट लिखना, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। ये कहने वाले कौन है? तो डैश लगा के लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो, लोकगीतों के कंधों पर बैठकर, लोकगीतों के कंधों पर बैठकर हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति हम तक पहुंची है। हमारी संस्कृति हम तक पहुंची है। ये कथन किसका है? तो डैश लगा के लिखो आर.सी. शुक्ल। आर.सी. शुक्ल। आर.सी. शुक्ल। और लास्ट कथन लिखो, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ठीक है, तो इधर देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो लोकगीतों के बारे में अलग अलग विद्वान अपने अपने दिमाग के विचारों के आधार पर अलग अलग बातें की। तो हम सब याद रखने पड़ेंगे ये कि किस विद्वान ने लोकगीतों को लेकर क्या कथन कहा है। अब एक तो मैंने कहा कि लोकगीत पढ़ने से पहले 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो इनके बारे में कहे गए कथन जो हमने लिख लिए, दूसरा इनकी क्या होती है? प्रकृति। तो आइए बात करते हैं इनकी प्रकृति के बारे में। तो देखिए, लोकगीतों को हम क्या करेंगे? पढ़ने के उद्देश्य से, ताकि लोकगीतों को हमें पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। इसलिए हम लोकगीतों को कितने भागों में बांट देंगे? तो ध्यान देना, हम लोकगीतों को पढ़ने के उद्देश्य से इनको कितने भागों में बांट देते हैं? लोकगीतों को पढ़ने के उद्देश्य से हम 6 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपने यहाँ से ये 6 भाग ढंग से पढ़ लिए तो आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बात करूं, 1 ये आ जाएगा आपके यहाँ पर दूसरा भाग, ठीक है। ये आ गया आपके यहाँ पर तीसरा भाग, ये आ गया आपके यहाँ पर चौथा भाग, ये आ गया आपके यहाँ पर 5वां भाग, और ये हो गया आपके कौन सा? 6ठा भाग। तो लोकगीतों को हमने पढ़ने के उद्देश्य से उनकी प्रकृति के आधार पर कितने अलग अलग भागों में बांट दिया? तो इनको 6 भागों में बांट दिया। अब इनकी प्रकृति क्या होती है, अभी आपको जब मैं नाम लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने लोकगीतों को इनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए, ये हो गए आपके 6 भाग। पहले तो मैं इन 6 भागों के आपके नाम लिख दूं क्या? तो पहले का नाम क्या हो जाएगा? दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा है? यही दिखेगा इसमें। एक लिख देता हूं मैं आपके, दिख रहा है सही? बढ़िया। विरह गीत। कौन से गीत आए हैं? विरह गीत। दूसरा आता है श्रृंगारी के गीत। तीसरा आता है भक्ति गीत।
चौथा आएगा आपकी वीर रस प्रधान गीत। पांचवा जो आएगा आपकी वो आएगा क्षेत्रीय गीत। क्या आ जाएगा? क्षेत्रीय गीत। गेट खोला था क्या किसी ने? अच्छा, किधर बजा रहे क्या हुए? और लास्ट आ जाएगा आपकी वैवाहिक गीत। तो ये इनकी क्या हो गई? गीतों की प्रकृति हो गई। आई बात समझ? जैसे मनुष्य की प्रकृति होती है, कोई बदमाश होता है, कोई सीधा होता है, कोई शराबी होता है, कोई नशेड़ी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। तो हम मनुष्य को अलग अलग प्रकृति में रख सकते हैं। वैसे ये गीतों की प्रकृति हो गई। सारे गीत सेम तो नहीं हो सकते। कुछ गीत वीरे होते, कुछ संगारिक होते, कुछ भक्ति होते, कुछ वीर रस वाले होते, कुछ क्षेत्रीय होते, कुछ वैवाहिक होते। तो लोकगीतों को हमने पढ़ने से पहले इनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो, नाम से पता चल जाएगा आपको। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए वैवाहिक गीत क्या होते हैं? बताओ। तो तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा तीनों को ही कि सर ये क्या होते हैं। तो ध्यान देना, ये विवाह के अवसर पर कब है? तो सीधी सी बात हो जाएगी कि विवाह के अवसर पर गाए। इनको समझना बेहद जरूरी है अपने लिए, ताकि हम इसको रटा नहीं मारे। विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये तो हमें सर नहीं बताते तो भी हमें पता था ना पता भाई वैवाहिक गीत क्या होगा जो विवाह के समय गाएंगे। तो बताइए क्षेत्रीय गीत क्या होते? तो यहां से भी आप मुझे पता, जहां तक सीधा बता सकते हो, क्या होते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत। तो ये भी हम बता सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत। तो किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? आपके क्षेत्रीय गीत कहलाएंगे। मतलब कि हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, अलग अलग क्षेत्र विशेष में गाए जाते। फिर आओ वीर रस प्रधान गीत। तो बताइए वीर रस प्रधान गीत क्या होते? अब आया नाम बढ़िया। दोनों को तो आपने पकड़ लिया, क्षेत्रीय क्षेत्र में, वैवाहिक विवाह में। अब बताओ वीर रस प्रधान गीत क्या होते हैं? तो देखो, वीर रस प्रधान गीत गाए जाते हैं आपके, सीधा सा ध्यान रखना, युद्ध भूमि में। कहां पर गाए जाते हैं? तो वीर रस प्रधान गीत गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं आपके युद्ध भूमि में। कहां पर गाए जाते हैं? युद्ध भूमि में गाए जाते हैं। युद्ध भूमि में कहां पर खड़े होकर गाए जाते हैं? हरावल में। हरावल जानते हो क्या? सेना का आगे वाला भाग। तो हरावल में खड़े होकर गाए जाते हैं। किसके द्वारा? तो भाट या चारण द्वारा। किसके द्वारा? तो भाट या चारण जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं। और ये गीत किस प्रकार से होते हैं? जोशीले गीत होते हैं। कैसे होते हैं? कहने का मतलब, पहले वाले टाइम में जब आपके सेना का मनोबल डाउन हो जाता, सैनिकों में जोश गिर जाता, तब सैनिकों के अंदर जोश लाने के लिए भाट और चारण जाति के लोग युद्ध भूमि में सेना के सबसे आगे वाले भाग में जाकर खड़े होकर जोर जोर से जोशीले गीत गाते, ताकि सैनिकों के अंदर वापस क्या जाए? जोश आ जाए, वो लड़ने को तैयार हो जाए, उनका खून खोलने लगे। तो युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर भाट और चारण जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? आपके वीर रस प्रधान। फिर आओ भक्ति गीत। तो बताओ भाई, भक्ति गीत कब गाए जाते हैं? तो सीधा सा अर्थ पता चल रहा होगा। भक्ति हो रही है तो किसका नाम आएगा? देवी देवताओं का। तो देवी देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? तो बताइए, प्रश्न पूछेगा, देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो देवी देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं। तो देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाएंगे? आपके भक्ति गीत। ठीक है। आप बताइए श्रृंगारिक गीत क्या होते हैं? हाँ, तो श्रृंगारिक गीत क्या हो जाएंगे? तो ध्यान देना, या तो किसी स्त्री या प्रकृति, किसकी? या तो स्त्री या प्रकृति। तो स्त्री या प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन, किसका वर्णन?
सौंदर्य का वर्णन जिन गीतों के माध्यम से किया जाता है, सौंदर्य का वर्णन करते समय, तो सौंदर्य का वर्णन जिन गीतों के माध्यम से किया जाता है वो गीत कौन से हो जाएंगे आपके? मतलब यदि कोई गीत गा रहे हो आप और उस गीत के माध्यम से आप किसी भी स्त्री का उस गीतों के बोल में सुंदरता का बखान किया जा रहा हो या प्रकृति के सुंदरता का बखान किया जा रहा हो, नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, मरुस्थल का, रेगिस्तान का, जो भी हो, यदि उन गीतों में इस प्रकार का आपके शब्दों का प्रयोग हो रहा है जहां पर स्त्री या प्रकृति की सुंदरता को लेकर बात हो रही हो, वो गीत क्या कहलाते हैं? शृंगारी। अब आओ मेन, अब गीत कौन सा है? वीरे गीत। देखो वीरे गीत में ऐसा कहा जाता है, वैसे अपने राजस्थान में एक आपने देखा होगा कोई भी प्रेम कहानियां होती तो वहां पर एक कैरेक्टर दिया जाता है प्रेमी या प्रेमिका का। किसका दिया जाता है? या आप ये मान लीजिए सीधा सा शॉर्टकट में समझने के लिए पति या पत्नी। तो अपने राजस्थान में पहले वाले टाइम में अकाल पड़ते थे तो पति किसी काम से उद्देश्य से कमाने के लिए जब बाहर जाते थे तो पति और पत्नी के बीच में क्या आ जाती थी? दूरियां आ जाती थी। बोलो क्या आ गई? दूरियां आ गई है। और ये जो पति और पत्नी के बीच में जो दूरियां आती थी, इस दूरी वाले काल को कहा जाता है विरह काल कहते। क्या कहते हैं? मतलब कि पति परदेश गया हुआ है किसी काम से कमाने के उद्देश्य से, तो दूरियां आ गई है, दूरियां आ गई तो काल कौन सा? विरह काल हो जाता है। अब विरह काल का प्रभाव किस पर पड़ता है? ज्यादा स्त्री पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? स्त्री पर पड़ता है। इस कारण से विरह काल का प्रभाव स्त्री पर पड़ता है। तो ये जो स्त्री होती है, ये स्त्री विरह काल में क्या कहलाती है? विरहिणी स्त्री। क्या कहलाएगी भाई? विरह काल क्या होता है और विरहिणी स्त्री क्या होती है? समझ गई क्या? पति या पत्नी के बीच में जब दूरियां आ जाती हो, पति किसी काम से बाहर गया हो कमाने के उद्देश्य से, दूरियों वाला जो काल होता है, टाइम होता है, वो विरह काल कहलाता है। विरह काल का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? पत्नी या प्रेमिका पर पड़ता है। इस कारण से ये स्त्री क्या कहलाती है? तो इसकी परिभाषा होगी विरहिणी स्त्री द्वारा विरह काल में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? विरह गीत। तो ये हमने लोकगीतों को इनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं कोई गीत पढ़ूंगा तो वहां लिखा दूंगा ये शृंगारी के गीत है, तो आप तुरंत समझोगे इसका मतलब इस गीत के माध्यम से किसी ना किसी की सुंदरता का बखान किया जा रहा है। यदि मैं बोल दूंगा ये विरह गीत है तो आप समझ लोगे कि भाई यहाँ पर विरह काल चल रहा है और एक विरहिणी स्त्री गा रही है। आई बात समझ? तो ये सारी चीजें आपको समझ आने, आप हेडिंग लगा के गीत और ये 6 बॉक्स ऐसे ही बना लीजिए। फिर इनकी परिभाषा ये मत लिखना, परिभाषा मैं लिखूंगा वैसे 1 बाय 1 करके। अभी एक बार केवल इनका 6 का इस प्रकार से एरो बना के नाम लिखो बस। 6 का नाम लिख लो। पत्थर है तो इतनी आवाज कैसे आ जाती है? हैं? देखो पत्थर ये नहीं, क्या लग रहा है आपको? लकड़ी है क्या यार? हाँ यही लग रहा है। पत्थर ऐसे थोड़ी बोलता है कोई यार। हाँ ये देखो, ये होता है पत्थर। 1 मिनट में हाथ को बता दिया। तो कुल मिला के यहाँ दीवार नहीं है, ये हॉल बना दिया ऐसे ही स्टूडियो के हिसाब से। इधर तो केवल थर्माकोल ही है,
अच्छा उसके पीछे है या थर्माकोल को धक्का देते उधर वाले कमरे में। अरे आराम से देना, क्या भरोसा। 6 कॉलम लिख दिए नाम। अब नीचे वापस हेडिंग लगाओ विरह गीत। नीचे क्या लिखोगे? विरह गीत। और फर्स्ट लाइन में लिखो विरहिणी स्त्री द्वारा, विरहिणी स्त्री द्वारा विरह काल में, विरहिणी स्त्री द्वारा विरह काल में गाए जाने वाले गीत। विरहिणी स्त्री द्वारा विरह काल में गाए जाने वाले गीत। विरहिणी स्त्री द्वारा विरह काल में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? विरह गीत। अब आपको ये पता चल गया विरह काल क्या है, विरहिणी स्त्री क्या है, तो दूसरा हेडिंग लगाओ श्रृंगारिक गीत। श्रृंगारिक गीत। और इसमें लिखना जिन गीतों के माध्यम से, जिन गीतों के माध्यम से किसी स्त्री या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाता हो। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाता हो। क्लियर? तो जिन गीतों के माध्यम से किसी स्त्री या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं वो गीत क्या होते हैं आपके? श्रृंगारिक। तीसरा हेडिंग लगाओ भक्ति गीत। भक्ति गीत। और लिखो देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले, देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले, देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? भक्ति गीत। चौथा हेडिंग लगाओ वीर रस प्रधान गीत। वीर रस प्रधान गीत। और लिखना युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर, युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर, युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर भाट एवं चारण जाति के लोगों द्वारा, भाट एवं चारण जाति के लोगों द्वारा युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर भाट एवं चारण जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले जोशीले गीत क्या कहलाते हैं? वीर रस प्रधान। पांचवा क्षेत्रीय गीत। पांचवा लिखिए क्षेत्रीय गीत। कौन से गीत आ जाएंगे आपके? क्षेत्रीय गीत। क्षेत्रीय गीत। और लिखना किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले लोकगीत। किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले लोकगीत। किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं?
क्षेत्रीय लोकगीत। और नंबर 6 पर लास्ट हेडिंग लगा लीजिए और लिखिए वैवाहिक गीत। और लिखिए विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले समस्त गीत। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले समस्त गीत क्या कहलाते हैं आपके? तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले समस्त गीत वो हो जाएंगे आपके, बोलो क्या? वैवाहिक गीत। क्या हो जाएंगे? वैवाहिक गीत। ओके, चलिए, तो ये हमने, अब देखो पहला लोकगीत अब मैंने शुरू किया है। कल लगभग आधा घंटा आपसे बात करके गया, आज लगभग आधा पौन घंटा हो गया है। कुल मिला के 1.5 घंटे तक मैंने गीत शुरू नहीं किए, केवल गीतों के बारे में बताया, समझाया। यही तरीका होता है कि हम थोड़े से दूसरे तैयारी करने वालों से आगे रहेंगे। मैं आता पहला ही गीत हेडिंग लगा के पहला गीत लिख देता और आपको लिखा देता, तो मुझे नहीं लगता आप ये डिमांड करते कि सर हमें प्रकृति लिखा हो, गीतों के बारे में कोई विद्वान कथन के कहीं लिखा हो, ये आपको पता ही नहीं था। लेकिन ये अपने अतिरिक्त जानकारी, मेरे सामने फर्क नहीं पड़ता है 400 बच्चे बैठे या 4 बच्चे बैठे, मेरे को यही फर्क पड़ता है गीत पढ़ाने वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे 400 बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, टीचर कह देते ना, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा मजा कम आता होगा, लेकिन पहले दिन कब बच्चे हुए 400 बताओ? धीरे धीरे तुम्हारे बैच में देखना 100 बच्चे बैठे रहेंगे, तो वो तो धीरे टाइम लगता है। केसरिया बालम गीत की बात करता हूँ। पहला गीत लिखना नहीं, इधर आराम से ध्यान से समझो। पहला लोकगीत हमने कौन सा लिया है? केसरिया बालम। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का राज्य गीत है। कैसा गीत है? तो राजस्थान का राज्य गीत है ये। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का राज्य गीत होगा आपके केसरिया बालम। अरे राजस्थान को पहले रजवाड़ा कहते थे ना, तो ध्यान रखना, राजस्थान का रजवाड़ी गीत आपसे पूछ ले तो भी ध्यान रखना कौन सा होगा? तो राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कौन सा होगा? आपकी केसरिया बालम होगा। कैसा होगा? केसरिया बालम हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत पूछे तो भी कौन सा होगा? केसरिया बालम। क्या कह रही है केसरिया बालम? लास्ट क्या कह रहा है? पधारो मारे। इसका मतलब बालम कहाँ है? प्रदेश में है कि नहीं? पधारो मारे देश, इसका मतलब बालम कहाँ है? परदेश। और बालम परदेश है तो काल कौन सा? विरह काल। तो गीत की प्रकृति क्या होगी? गीत किस प्रकार का होगा? विरह गीत होगा कि नहीं होगा? ये तो ध्यान रखना, ये किस प्रकार का गीत हो जाएगा? तो ये आपके विरह गीत है। आप समझ में आ गए विरह गीत क्या होते हैं और कैसे हुआ विरह गीत? तो ये आपकी विरह गीत है। फिर पूछ लेता है कौन सी शैली में गाया गया है। अलग अलग गायन की शैलियां होती, अपने तो केवल इसका याद रख लेना कि मांड गायन में गाया है। आपके शैलियां है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों पढ़ना? तो कौन सी शैली में गाया गया है? तो मांड गायन शैली में, मांड गायन शैली में गाया गया है। कौन सी शैली में गाया गया है? मांड गायन शैली में ये आपके गीत गाया गया है। अब देखिए ये जो मांड है, ये मांड किसका प्राचीन नाम था? तो ध्यान देना, ये जो मांड है आपके, ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। किसका? जैसलमेर का प्राचीन नाम था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो गायन की शैली निकली वो भी मांड कहलाई होगी। इसलिए हम कह सकते हैं इस मांड गायन शैली की उत्पत्ति या उद्भव कहाँ से हुआ है? तो आप आराम से कह सकते हो कहाँ से हुआ होगा? तो इस मांड गायन शैली की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई है। कहाँ से हुई है? जैसलमेर से। अगला महत्वपूर्ण बनता है कि इस गीत को सर्वप्रथम गाने वाली कौन है? केसरिया बालम को सर्वप्रथम गाने वाली महिला कौन हो जाएगी? तो सर्वप्रथम गाने वाली महिला आपसे पूछा जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा कि इस केसरिया बालम आपके गीत को सर्वाधिक गाने वाली कौन है? केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम गाने वाली, और प्रश्न पूछ लेगा सर्वाधिक गाने वाली। तो ये दो आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सर्वप्रथम गाने वाली और सर्वाधिक गाने वाली। तो बताइए भाई केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम गाने वाली कौन है? तो सर्वप्रथम गाने वाली है मांगी बाई। कौन सी बाई हो जाएगी आपकी? मांगी बाई।
तो केसरिया बालम गीत को सबसे पहले आपकी मांगी बाई ने गाया था। और ये मांगी बाई कहाँ की आपकी? तो ये मांगी बाई उदयपुर की है। बोलो कहाँ की? लेकिन इसको सर्वाधिक बार गाने वाली महिला कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। कौन हो जाएगी? अल्लाह जिलाई बाई ने इस गीत को सर्वाधिक गाया, बार बार गाया है। और ये अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की? आपकी बीकानेर की। अरे बार बार गाया इस गीत को, इस कारण से अल्लाह जिलाई बाई को सर्वाधिक आपकी गाने वाली के साथ साथ आप क्या कह सकते हो? तो आप कह सकते हो प्रमुख गायिका। क्या कह सकते हो? तो प्रश्न पूछ ले, अल्लाह आपकी केसरिया बालम गीत की प्रमुख गायिका कौन है? तो केसरिया बालम गीत की प्रमुख गायिका अल्लाह जिलाई बाई है। अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की थी? आपकी बीकानेर की थी। सबसे पहले तो गाने वाली कौन है प्यारे साथियों? तो सबसे पहले गाने वाली थे आपके कौन? मांगी बाई। लेकिन आपको इस गीत को सर्वाधिक गाने वाली कौन हो जाएगी? अल्लाह जिलाई बाई। अब देखिए अल्लाह जिलाई के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान देना। अल्लाह जिलाई को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो ये बढ़ता है कि ये आपकी कौन थी? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी थी। कौन थी? तो आपकी महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। महाराजा किसकी? गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। उनके दरबार में गाया करती थी। ठीक है, इतना बढ़िया गाती थी कि 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से सम्मानित। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री कब मिला था? तो पद्मश्री से सम्मानित 2003 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। क्या जारी हुआ था? 2003 में डाक टिकट जारी हुआ। यदि बात करें कितने रुपए का? 5 रुपए का। और 2012-13 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न पूछ लेगा अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 12-13 में दिया गया था। और मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? तो इसका उपनाम क्या मिलता है आपके? मरुभूमि की कोकिला। तो ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, देखो इसके बारे में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए स्टार, चांद, तारे, उल्का पिंड सब लगा लेना, इसकी इतना महत्वपूर्ण है। तो अल्लाह जिलाई बाई इसकी प्रमुख गायिका है तथा इसको सबसे पहले गाने वाली कौन है? मांगी बाई। तो ये कौन सी शैली में? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मांगी बाई और अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। मांड गायन को गाती है तो मांड गायिका हो जाएगी। तो क्या राजस्थान में 2 ही मांड गायिकाएं क्या? तो ध्यान रखना राजस्थान में अन्य मांड गायिकाएं भी, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट आएगा अपने अन्य मांड गायिकाएं। क्या जाएगा? अन्य मांड गायिकाएं। अन्य मांड गायिका। अन्य मांड गायिका मतलब इनके अलावा क्या राजस्थान में और मांड गायिकाएं हैं? क्योंकि देखो इन 2 के नाम तो लगभग तैयारी करने वाले सभी साथियों को याद रहते हैं, तो हम केवल वो याद करेंगे जो थोड़े बहुत लोगों को याद हो। तो देखिए अन्य मांड गायिकाओं में जो नाम आता है वो आता है सबसे पहले नंबर 1 पर किसका? गौरी बाई का। किसका नाम आएगा? गौरी बाई कहाँ की आपकी? तो गौरी बाई पाली की है। दूसरा जो आपके सामने नाम आएगा वो ये आएगा आपकी गौरी देवी का। किसका नाम आएगा? और गौरी देवी कहाँ की बताइए? तो गौरी देवी बीकानेर की है। और यदि मैं बात करूं आपकी जमीला बानो की, तो जमीला बानो कहाँ की है आपकी? तो जमीला बानो जोधपुर की है। कहाँ की हो जाएगी? तो जमीला बानो आपकी जोधपुर की हो जाएगी। यदि मैं बात करूं बन्नो बेगम की, कौन सी बेगम? बन्नो बेगम। तो बन्नो बेगम कहाँ की आपकी? जयपुर की। और यदि मैं बात करूं बतुल बेगम की, ये कहाँ की है? तो ये जो मैंने आपके सामने 5-6 नाम लिखे हैं
ये सारी की सारी मांड गायिकाएं क्या है। तो हमारे ये प्रश्न जब काम आएगा जब प्रश्न देगा कि निम्न में से मांड गायिका नहीं है। अब इन दो को तो सभी जानते हैं क्योंकि ये तो पॉपुलर है मांड गायन में, लेकिन उनमें से यदि 3 नाम दे दिया और चौथा नाम कोई दूसरा दे दिया तो वो आंसर होगा। तो ध्यान रखना 4 और 2 ये 5 और 2 ये 7 आपके मांड गायिकाओं के नाम आपको याद रखने। इनको तो सब जानते हैं, इनके नाम तुम्हें याद है तो तुम राजी मत होना कि हम जानते हैं, ये सारे ही जानते तैयारी करने वाले राजस्थान के सब बेरोजगार। तो ये अन्य मांड गायिका हो गई। अब एक बात और कर लेते, इस गीत के जो अंतिम 3 बोल आपके सामने लिखे गए हैं वो अंतिम 3 बोल क्या है, वो है पधारो मारे देश। तो ध्यान रखना अपने राजस्थान में आरटीडीसी है, नाम सुना होगा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो ध्यान रखना इसमें आरटीडीसी का पंचवाक्य ये क्या है, आरटीडीसी का पंचवाक्य है क्या हो जाएगा। तो आरटीडीसी का पंचवाक्य मतलब टैग लाइन है, क्या है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, आरटीडीसी की ये टैग लाइन हो जाएगी। जैसे अभी पुलिस की टैग लाइन क्या है, आम जन विश्वास अपराधियों में दर्द, है कि नहीं। जैसे आपकी एक वो शराब आता है, पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करें, नहीं पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें, तो वो किसका है, निर्मा का नहीं, गड़ी का, गड़ी शराब का एड है वो, ठीक है। टाइड का आता है एक एड, है ना, सफेदी मतलब कि दूध से भी ज्यादा सफेदी, ऐसा कुछ एड आता है। तो वो एड सुनते ही अपन क्या समझते हैं कि ये वो है। जैसे आप सुनोगे भी कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, मैं ऐसे बोलूं तुम कहोगे सर ये तो गड़ी शराब वाली बात करे, मतलब ये छाप लग गई उस जगह की, लगी कि नहीं लगी। वैसे ही आपके आरटीडीसी का टैगलाइन है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह हम लिख देते हैं पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। तो ये जो पधारो हमारे देश आरटीडीसी का पंचवाक्य है, ये राजस्थान के किस गीत से लिया गया है, बात समझ में आई। तो ये अब जाकर एक गीत अपना कंप्लीट होता है, कौन सा, केसरिया वाला। कैसा लगा आपको, तो लिखो फटाफट से नंबर 1 लगा के गीत, और कल से फेर कॉपी लियो, फेर में लिखो। देखो अब हिस्ट्री का क्या टाइम रहता है, आपको किसके बताया, पूछ रहा है ना, उनसे पूछना। हरिद्वार जी सर पढ़ाते क्या आपको, नहीं पढ़ा रहे अभी। तो ये जो वेटनरी वाले सर, नहीं अभी जो सर पढ़ा रहे थे इनसे पहले भी तो वो सर पढ़ा के गए, क्या नाम उनका, हाँ हार्ड है तुम्हारा वो सब्जेक्ट भी है, हार्ड लगता है, बहुत खराब है ना, कई सारे रोग और दवाइयां, भाई रे, पशुओं के रोग जीवाणु जनित विषाणु जनित, है ना। चाय पक्षी रोग कौन सा तय करो, चिचड़ी जवर दूध जवर चाय पक्षी रोग होते हैं, जीवाणु जनित एंथ्रेक्स है, लंगड़ी, गलगोटू, है ना, चिड़किया, ये सारे आपके वही तो होते हैं। एंथ्रेक्स जो आपके उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वालों को भी हो सकता है, इसलिए वूल डिजीज कुछ ऐसा कहते हैं इसको। एकमात्र रोग जो मनुष्य से पशुओं में तथा पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है। लंगड़ी रोग पिछले वाले पुट्ठों में सूजन आ जाती है, पहले सूजन आपके गर्म और दर्द वाली होती है, बाद में ठंडी एवं दर्द रहित हो जाती है। पिछले पुट्ठों को दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए चुरचुरिया रोग भी कहा जाता है कि नहीं। उसके बाद कौन सा आता है, फिड़किया पेड़ों में अधिक होता है, अधिक खाने की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। और दूध जवर को मिल्क शिपिंग फीवर भी कहते हैं, शायद अधिक दूरी तय करने के कारण हो सकता है भेड़ों में, यही होता है। थनेला रोग होता है, पशुओं के थन खराब हो जाते हैं। खुरपक्का मुंहपका रोग होता है आपकी, है ना, खुरपक्का मुंहपका तो शायद अच्छा थनेला होता है वो 7 ऐसे कुछ अलग अलग सेट 1 सेट 2 अलग अलग जीवाणुओं से होता है, हाँ। खुरपक्का मुंहपक्का का क्या है रोग कारक, फिर आपके नस्लें आ जाती है ना, गाय की, मालवीर, मेवाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी,
भेड़ की आ जाती है भाई साहब आपकी, हाँ भैंस की आ जाती है मुर्रार, नीली रावी, पंच कल्याणी कहते हैं उसको, रे मुर्रा नस्ल आ गई भाई साहब, ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। गाय की गिर नस्ल आ जाती है, रेंडी के नाम से जानते हैं, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है ना। सबसे ज्यादा वसा भदावरी में होती है 13% के आसपास, जबकि आपकी वैसे देखा जाए सर्वाधिक वसा भेड़ के दूध में होती है 7.90, है ना। SNF की मात्रा कितनी होती है, प्रतिजैविकी और जीवाणुरोधक, विषाणुरोधक, रेचक है, तिरोरेचक है, मृदु रेचक, हल्के रेचक है, वामकारी जिनको खाने से उल्टियां शुरू हो जाती हो, है ना, कफ रोधी, कपोत्सक, अलग अलग दवाइयां होती है, सारी पड़ी हुई है मेरे। पशुशाला को साफ करने के तरीके, एक वो नया ही चलता है हेयर साइलेज, नमी की मात्रा इतनी होनी चाहिए, है बनाने के तरीके, साइलो बुर्जर, खाई बुर्जर है बरसिम से बनता है तथा साइलेज अच्छा मक्के से बनता है। पशु आवास संबंधी जानकारियां, पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, पशु को खरीदने समय, हाँ, आयु ज्ञात करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका सींगों पर छल्लों की संख्या देखकर। पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु पर निकलता है तो सूत्र हो जाएगा छल्लों की संख्या +2, यही होता है। सिलेबस परिवर्तन होगा तो फिर तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तुम्हारा। पॉलिटी भी जुड़ रही है, इकोनॉमिक्स जुड़ रही है, सारा कल्चर में 3-4 टॉपिक बढ़ा रहे हैं भाई। कल्चर में क्या था, ले दे के आपने 70% तो डाल रखी थी, 3-4 टॉपिक बढ़ा दी तो 90% कल्चर तो हो गई। कल्चर बहुत बड़ी है, हल्के में नहीं होती है कल्चर। ये बच्चों को गलत करे, बच्चों को विरोध भी करना चाहिए। चलो ये लिख लो, बाकी आगे की बात कल करेंगे। और अपने साथियों से बोलो।